सितंबर 1977 यही वो साल था जब नासा का वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी जर्नी पर निकला जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ यह स्पेसक्राफ्ट अपने ट्विन वाइजर 2 के 16 दिन बाद ही अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल चुका था। दोनों का मिशन लगभग एक जैसा था, सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को करीब से स्टडी करना, उसके मून्स को देखना और उसके रिंग सिस्टम को समझना। लेकिन दोनों का रास्ता अलग था। वाइजर 1 को एक तेज और सीधा रूट दिया गया, सीधे जुपिटर और सैटर्न की तरफ। वही वाइजर 2 को एक अलग पाथ पर भेजा गया जो उसे इन दोनों ग्रहों के बाद यूरेनस और नेपटून तक भी लेकर गया। और ये सब पॉसिबल हुआ एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से, जो करीब 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। जर्नी शुरू हुए अभी कुछ ही हफ्ते बीते थे कि वाइजर 1 ने अपनी पहली तस्वीर भेजी। 18 सितंबर 1977 जब यह पृथ्वी से लगभग 1.16 करोड़ किलोमीटर दूर था, उसने एक ऐसी इमेज कैप्चर की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस तस्वीर में एक क्रिसेट शेप में पृथ्वी दिखाई देती है और उसके ठीक ऊपर उसका चांद। ध्यान से देखने पर पृथ्वी के उस हिस्से में ईस्टर्न एशिया और पैसिफिक ओशन का हिस्सा नजर आता है, लेकिन पूरी इमेज में धरती बस एक छोटी सी चमकती हुई आकृति लगती है। यह पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने इतनी दूरी से पृथ्वी और चांद को एक साथ कैप्चर किया था। अपने तेज और डायरेक्ट रूट की वजह से वाइजर 1 को जुपिटर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जनवरी 1979 को जब वाइजर 1 जुपिटर के करीब पहुंचा, तभी उसने इमेज कैप्चर करना शुरू कर दिया। पूरे फ्लाई बाय के दौरान इसने लगभग 900 तस्वीरें भेजी और हर तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में थी। इन इमेजेस में जुपिटर के घने बादल, उसकी लंबी लंबी रंगीन पट्टियां और उनमें घूमते हुए विशाल तूफान साफ नजर आते हैं, जो धरती से ली गई तस्वीरों में कभी इतने क्लियर नहीं दिखे थे। फिर एक ऐसी इमेज सामने आई जिसने इसका ध्यान खींच लिया। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। यह एक विशाल तूफान है जो कि सैकड़ों सालों से लगातार चल रहा है और पहली बार इसे इतनी क्लियरिटी के साथ देखा गया। अलग अलग कलर फिल्टर की मदद से इस स्टॉर्म की टर्बुलेंस और मूवमेंट साफ दिखाई दे रही थी। इसके चारों तरफ छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट भी नजर आते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर एक घूमते हुए पैटर्न की तरह दिखाई देता है। इसी दौरान वाइजर 1 ने जुपिटर के थिन रिंग सिस्टम को भी ऑब्जर्व किया, जो इमेज में बस एक हल्की सी लाइन की तरह दिखाई देता है। यह रिंग जुपिटर के बादलों से करीब 57,000 किलोमीटर दूर फैला हुआ है और इसकी डिटेल कैप्चर करना आसान नहीं था। लंबे एक्सपोजर के दौरान स्पेसक्राफ्ट की तेज स्पीड की वजह से बैकग्राउंड के तारे खींची हुई लाइनों जैसे नजर आते हैं, लेकिन जुपिटर की स्टडी यहीं तक सीमित नहीं थी। इसके मून्स भी उतने ही रहस्यमय थे, खासकर आयो। इस मून की इमेज में उसकी सतह पूरी तरह अलग दिखाई देती है। जगह जगह काले धब्बे, अजीब पैटर्न और एक तरह का खुरदुरा टेक्सचर। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब इसके किनारे पर डार्क स्पेस के सामने एक विशाल वोल्केनिक प्लूम उठता हुआ नजर आया। यह पहली बार था जब पृथ्वी के बाहर किसी दुनिया पर एक्टिव वोल्केनो देखा गया। अलग अलग फिल्टर से ली गई क्लोजअप इमेजेस में आयो के रंग भी अलग अलग दिखाई देते हैं, पीला, नारंगी और काले शेड्स, जो शायद सल्फर और उसके कंपाउंड्स की वजह से है। जुपिटर और उसके मून्स की स्टडी पूरी करने के बाद 1979 की शुरुआत में वाइजर 1 ने अपनी फ्लाई बाय पूरी कर ली और अब उसका अगला स्टॉप था सैटर्न। करीब 20 महीने की लंबी यात्रा के बाद 9 नवंबर 1980 को वाइजर 1 आखिरकार पहुंच चुका था सैटर्न के पास। जैसे ही यह करीब आया, इमेजेस में सैटर्न के बादलों की डार्क और लाइट पट्टियां साफ दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। लेकिन सैटर्न की सबसे खास चीज थी उसके रिंग्स। इन रिंग्स में सैकड़ों पतली और मोटी लेयर नजर आती है, जो बर्फ के कणों और छोटे बड़े पत्थरों से मिलकर बनी है और रोशनी पड़ते ही ये अलग अलग चमक में दिखाई देती है। करीब से देखने पर ये रिंग्स एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं लगते, बल्कि कई अलग अलग हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। फ्लाई बाय के दौरान वाइजर 1 ने इस रिंग्स की कई डिटेल इमेज कैप्चर की, जिनमें उनकी लेयरिंग और गैप्स साफ दिखाई देते हैं। इसी दौरान इसका सामना सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन से हुआ। टाइटन की इमेजेस में
उसका घना और धुंध से भरा एटमॉस्फेयर दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस सीधे देख पाना मुश्किल था। यह एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है और इसकी मोटाई इतनी ज्यादा है कि नीचे क्या है यह साफ नहीं दिखता। लेकिन इन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि टाइटन की सतह पर लिक्विड मीथेन और इथेन के झील या समंदर हो सकते हैं। बाद में इस अनुमान को एक दूसरे मिशन ने कंफर्म भी किया। इस पूरे फ्लाई बाय के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने बड़ी मात्रा में डाटा इकट्ठा किया और सैटर्न के आसपास कुछ नए छोटे मून्स की भी पहचान की। इसके साथ ही वाइजर 1 का प्राइमरी मिशन पूरा हो चुका था। सैटर्न को पार करने के बाद वाइजर 1 अब उस दिशा में बढ़ रहा था जहां उसके सामने कोई ग्रह नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खाली अंतरिक्ष। समय बीतता गया और धीरे धीरे यह हमसे अरबों किलोमीटर दूर पहुंच गया। फरवरी 1990 जब यह पृथ्वी से करीब 6.4 अरब किलोमीटर दूर था, तभी नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार पीछे मुड़कर देखा जाए। स्पेसक्राफ्ट के कैमरे जो इतने समय से आगे की ओर देख रहे थे, उन्हें धीरे धीरे घुमाया गया सूरज की दिशा में और फिर वाइजर 1 ने इमेजेस की एक सीरीज कैप्चर की, जिसे बाद में सोलर सिस्टम फैमिली पोर्ट्रेट कहा गया। इस इमेजेस में हमारे सोलर सिस्टम के कई ग्रह नजर आते हैं, जैसे कि वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में एक इमेज ऐसी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पतली सी रोशनी की किरण और उसके बीच एक बेहद छोटा सा नीला बिंदु, वो था हमारी पृथ्वी। इतनी दूर से हमारा पूरा ग्रह बस एक डॉट बन चुका था। बाद में कार्ल सेगन ने इसी इमेज को एक नाम दिया, पेल ब्लू डॉट। इस एक तस्वीर ने दिखा दिया कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हमारी लड़ाई, हर जीत, हर कहानी, सब कुछ इसी छोटे से बिंदु पर हो रहा है। इन इमेजेस के बाद स्पेसक्राफ्ट के कैमरे बंद कर दिए गए ताकि बाकी इंस्ट्रूमेंट को ऊर्जा मिलती रहे और इसकी यात्रा आगे जारी रह सके। कैमरे बंद होने के बाद वाइजर 1 अब बिना तस्वीरों के बस अपने इंस्ट्रूमेंट के सहारे आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया और यह धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम की बाहरी सीमा के करीब पहुंचने लगा। 16 दिसंबर 2004 जब वाइजर 1 एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां सोलर विंड की स्पीड अचानक कम होने लगी। इस जगह को कहा जाता है टर्मिनेशन शॉक। यह वो रीजन है जहां सूर्य से आने वाली तेज कणों की धारा बाहर से आने वाली इंटरस्टेलर विंड से टकराती है और टकराते ही धीमी पड़ जाती है। इसके आगे का इलाका और भी ज्यादा टर्बुलेंट था। चार्ज पार्टिकल्स, अनियमित मूवमेंट और एक तरह का कॉस्मिक बॉर्डर। फिर आया वो पल जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। 25 अगस्त 2012 जब वाइजर 1 ने वो सीमा पार कर ली जिसे पहले कोई इंसान द्वारा बनाई गई चीज पार नहीं कर पाई थी। यह अब इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया था। मतलब अब यह हमारे सोलर सिस्टम से बाहर था, उस जगह जहां दूसरे तारों का असर शुरू होता है। आज यह स्पेसक्राफ्ट अरबों किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी भी पृथ्वी तक सिग्नल भेज रहा है। यह हमें बता रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कॉस्मिक किरणें कैसी है और वहाँ का वातावरण कैसा है। एक मशीन जिसे सिर्फ कुछ सालों के लिए बनाया गया था, वह आज दशकों बाद भी काम कर रही है और आने वाले समय में वाइजर 1 इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और करीब 400 साल बाद यह उर्सा माइनर के एक तारे के पास से गुजरेगा, हालांकि काफी दूरी से, और तब तक यह अपने साथ लेकर चलेगा हमारी दुनिया की एक छोटी सी पहचान। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह यात्रा समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।